सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क भर में 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। कराची में वालिदैन और बच्चे तालीमी इदारे बंद करने के फैसले पर नाला नजर आए। सिंध भर की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल बंद करने की मुखालफत की थी। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तालीमी इदारे 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी के दौरान मौसम सरमा की तातीलात होंगी। कराची में तालीमी इदारे बंद होने से बेशतर वालिदैन और बच्चे नाला नजर आए और शिकवा किया स्कूल बंद होने से तालीम का नुकसान होता है। एक तो पढ़ाई पे तवज्जो इनकी नहीं हो रही है इतनी, क्योंकि घर में रहेंगे तो खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं, मोबाइलों में ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं और तो कोई वो नहीं है। स्कूल की छुट्टी नहीं आनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोरोना तो जैसे कोरोना बच्चों पे आ रहा है, जैसे कहीं भी शादी हुई, अब ये खेल रहे इनों में नहीं है, जाहिर बच्चों की स्कूलों पे ही आ रहा है। बुरा लग रहा है, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सिंध के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने भी स्कूल बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैदर अली का कहना है कि तालीमी इदारों में तमाम SOPs पर अमल हो रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूल्स बंद न करने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने वाजे किया है कि तालीमी इदारे तो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी भी सूरत बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा। मानसेरा में हज़ारा यूनिवर्सिटी के तलबा ने कोरोना के बाद छुट्टियों के ऐलान पर जश्न मनाया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से छुट्टियों का ऐलान होते ही तलबा ने जब तक सूरज चांद रहेगा शफकत तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। मामला यहीं तक नहीं रहा, बल्कि हज़ारा यूनिवर्सिटी के तलबा कल भी कोरोना जिंदा था, आज भी कोरोना जिंदा है के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। छुट्टियों के ऐलान की खुशी में कोरोना तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार के नारे भी गूंजते रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो अपनी ढोलकी पर वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लिबास ज़ेब तन करेंगी। बख्तावर ने अपनी ढोलकी की तकरीब में वालिदा के निकाह का जोड़ा पहनने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने अपनी ढोलकी के खास मौके पर अपनी वालदा के निकाह का खूबसूरत जोड़ा पहनने का फैसला कर लिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने लिए भी उसी फैशन डिजाइनर का इंतखाब किया है जिन्हें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ अपने निकाह के लिए मुंतखब किया था। इन्होंने अपनी निकाह की तकरीब में सब्ज और गुलाबी रंग का रिवायती लिबास पहना था। फैशन ब्रांड रेशम रिवाज के समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मौजूद ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से एक खसूसी पोस्ट सामने आई है, जिसमें एक तस्वीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के निकाह के दिन की है, जबकि दूसरी तस्वीर उस खूबसूरत उरूसी लिबास की है जो बख्तावर भुट्टो अपनी ढोलकी में ज़ेबतन करेंगी। इंस्टाग्राम पर फोटो को लार्ज शेयर करते हुए रेशम रिवाज ने बख्तावर भुट्टो जरदारी को मंगनी की मुबारकबाद दी और कहा कि इन्हें इस बात पर फख्र है कि बख्तावर भुट्टो अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के निकाह का वो जोड़ा दोबारा पहनना चाहती हैं जिसे हमारे ब्रांड ने तैयार किया था। सिंध पुलिस में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। मोहम्मद मारूफ उस्मान को SP गुलशन डिवीज़न और इरफान जमान को SP हेडक्वार्टर ईस्ट जोन तैनात कर दिया गया है, जबकि DSP मोहम्मद पनाह भुट्टो और सुल्तान अहमद चन्ना को एडिशनल IG सखर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जावेद कायम खानी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा कहाँ पर तबादले किए गए हैं? बिल्कुल जी, ये ASP हजरात की जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर तबादले किए गए, जिसमें तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर SDPO हजरात की जो है वो तैनातियां अमल में लाई गई हैं, जिसके अलावा 2 SP हजरात जो है वो कराची के अंदर SP गुलशन डिवीजन जो तैनात थे उनका तबादला करके जो है वो उन्हें ईस्ट जोन के अंदर उनका तबादला कर दिया गया, जबकि 18 ग्रेड के अंदर प्रमोट होने वाले जो
SP हैं मोहम्मद मारूफ उस्मान, उनको SP गुलशन डिवीजन तैनात किया गया, जबकि दूसरी जानिब जो है वो जिला कश्मीर के अंदर मोहम्मद पनाह भुट्टो जो है वो SDPO तैनात थे, उन्हें एडिशनल IG सक्खर रिपोर्ट करने की हिदायत करते हुए ASP मिर्जा बिलाल हसन को जो है वो SDPO कश्मीर तैनात कर दिया गया है, जबकि ASP जहांदाद अकरम DSP मीरपुर माथेरो तैनात किया गया है और DSP सुल्तान अहमद चन्ना को जो है एडिशनल IG सक्खर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई। इसी तरह जो है वो मोहम्मद जफर सिद्दीकी को DSP SDPO शहीद बेनजीराबाद और ASP अयाज हुसैन को SDPO कैंट हैदराबाद, जबकि ASP अहमद फजल चौधरी को जो है वो SDPO हैदरी लाड़काना जिला तैनात किया गया। इसी तरह ASP मुगीज अहमद हाशमी की खिदमात जो एडिशनल IG कराची रेंज को के हवाले कर दी गई है। इसी तरह खातून ASP अलीना राजपर जो है उन्हें SDPO सक्खर तैनात किया गया है। इसी तरह जुमा खान पंवर जो तैनात थे जिनको जो है वो एडिशनल IG हैदराबाद रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है सक्खर डिवीजन से। जो दूसरी जानिब ASP सैयद फजल शाह जो है उन्हें DSP जिला शिकारपुर शहर जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है जावेद कामखानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और सिंध की अफसरशाही का एक और अनोखा फैसला, KMC में 19 ग्रेड के अफसर को 20 ग्रेड की पोस्ट पर लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मोहम्मद अफजल जैदी को म्यूनसिपल कमिश्नर KMC कराची तैनात कर दिया गया है। सिंध की अफसरशाही की जानिब से एक और अनोखा फैसला देखने में आया। KMC में 19वें ग्रेड के अफसर को 20 ग्रेड की पोस्ट पर लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मोहम्मद अफजल जैदी को म्यूनसिपल कमिश्नर KMC कराची तैनात कर दिया गया है। कराची में जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल के हल के लिए हर हफ्ते अवामी बैठक लगाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। जमात इस्लामी कराची के ज़ेर तमाम इदारा नूर हक में अवामी बैठक से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि हम सरकारी वसाइल ना होने के बावजूद अवाम के मसले के हल की कोशिश करते हैं। जब कोई आदमी, कोई खातून, कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म हमारे पास आता है और वो परेशान होता है और वो हक पर होता है, फिर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास इख्तियार क्या है, बल्कि हम उसके मसले के हल के लिए कोशिश करते हैं, संजीदा कोशिश करते हैं। इनका कहना था कि 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया, अवाम को धोखा देने का सिलसिला नहीं चलेगा। इस वक्त मसाइलिस्तान है ये शहर, इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है। ये धोखा देकर इन 1100 अरब रुपए के जो पैकेज का ऐलान किया, ये फ्रॉड और धोखा है। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अफराद ने अपने अपने मसाइल से जमात इस्लामी के पब्लिक एड कमेटी को आगाह किया। सिंध हुकूमत महकमा अनहार और दरियाए सिंध की ज़मीन पर कायम घरों को मिसमार करने के सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के फैसले पर मुश्किल में पड़ गई। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, सक्खर बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, जिसमें एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, जिसने ये हुक्म दे रखा है कि दरियाए सिंध और जो सिंध में नहरी निज़ाम है उसके अतराफ पर जो सरकारी अराजी पर तकरीबन लाखों घर आबाद कर लिए गए हैं, जो कि गैर कानूनी करार दिया है सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने, और उनको मस्मार करने का हुक्म दिया है। इस पर सिंध हुकूमत ने एक चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है और जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए तैयार है और उनके साथ ही वो मुख्तलिफ ऑप्शन पे भी ज़ेर गौर ला रही है। लेकिन सक्खर बेंच का फैसला है वो फौरी तौर पे उन अराजी को खाली करने से मुतल्लिक है। लिहाजा सिंध हुकूमत ने कहा है कि उनको मुतबादिल दिए बगैर उनके घर मसवार न किए जाएं और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि इस मामले पर लार्जर बेंच किया जाए। ठीक है बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में छीनी गई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का दोबारा मिल जाना किसी मोजज़े से कम नहीं, मगर शहर के वस्त में ही गाड़ियों का एक कब्रिस्तान भी है जहां अपनी गाड़ी की तलाश में कोई नहीं जाता। वहां मौजूद हज़ारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। 400 सन्नाटा और हर तरफ झाड़ झनकार। ये कब्रिस्तान तो है मगर इंसानों का नहीं, गाड़ियों का। कराची गुलशन इकबाल में वाक़े नज़ारात का क़याम 1992 में लवारिस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आर्जी तौर पर रखने के लिए अमल में लाया गया था, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया नज़ारात में गाड़ियों व मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ती चली गई। 2012 के बाद सरकारी सतह पर नीलामी का सिलसिला रुका तो नज़ारात में जमा गाड़ियाँ कबाड़ में तब्दील होती चली गई। ऑलमोस्ट ये सिलसिला चलता रहा 92 से लेके और 2012 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2012 में ऑक्शन किसी वजह से रुके
اور اس کے بعد 2019 میں دوبارہ سے یہ آکشن دوبارہ ہوا ہے، جس میں ہم نے 1400 کے قریب بائکیں، 80 کے قریب ہم نے گاڑیاں آکشن کی ہیں۔ 3 ایکڑ پر واقع نظارات میں اس وقت بھی 13,000 سے زائد موٹر سائیکلیں اور تقریباً 1,000 سے زائد گاڑیاں موجود ہیں، جو دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب ناکارہ ہو چکی ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ 5 برس کے دوران محض چند سو افراد نے ہی اپنی گاڑیاں واپس لینے کے لیے رابطہ کیا۔ حکام کہتے ہیں کہ فنڈز نہ ہونے کے باعث گاڑیوں کا قبرستان بن جانے والے نظارات کی نہ صرف کئی برس سے حالات بہتر کی جا سکی ہے، بلکہ یہاں موجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو محفوظ بھی نہیں بنایا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری سطح پر نیلامی کی صورت میں بھی شہری کباڑ بن جانے والی ان گاڑیوں کی خریداری میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بیگم شمیم اختر کی میت منتقل کرنے میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، جبکہ کل تک قانونی دستاویزات مکمل کر لی جائیں گی۔ پہلے ڈاکومنٹیشن وہ کل صبح تک ہوگی، پھر ان کو فیونرل جو ہے ان کو مارچری کو اجازت ہوگی کہ وہ خود تیار کریں، پھر مشرق کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی تو یہ 2-3 دن ابھی لگ جائیں گے، 2-3 دن جمعرات تقریباً کل کلیئر ہو جائے گا۔ جی پہلے ڈاکومنٹیشن وہ کل صبح تک ہوگی، پھر وہ ان کو۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کی تحریک نہیں رکنے والی، یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ یہ لوگ بغض اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف کو کسی صورت پاکستان واپس نہیں آنا چاہیے۔ حکومت کو موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے مجھ تک میری دادی کی موت کی خبر پہنچانا چاہیے تھی۔ وزیر اعظم نے ٹیکسٹائل پالیسی مسودے کی منظوری دے دی۔ پالیسی میں 2025 تک ٹیکسٹائل برآمدات 20 ارب 80 کروڑ ڈالر تک لے جانے کی تجویز ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی 9 سینٹ سے کم کر کے 7.5 سینٹ پر فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل کے لیے RLNG گیس 6.5 ڈالر فی MMBT فراہم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین ایپٹما عادل بشیر کا کہنا ہے کہ حکومت نے اچھی پالیسی دی ہے، ٹارگٹ پورا کریں گے۔ یہ کافی کمپریہنسو پالیسی ہے اینڈ اس میں سے کئی چیزیں گورنمنٹ نے آلریڈی جو کہ ہمارے لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈس تھیں، جو کہ بجلی اور گیس کے ٹیرفس کے سلسلے میں، تو وہ تقریباً 1.25 سال تک ہمیں یہ ٹیرفس ملے ہیں، جس وجہ سے ہماری جو انڈسٹری کی آلریڈی اگر آپ دیکھیں ڈسپائٹ کووڈ ہماری کوئی تقریباً 10% کی گروتھ پچھلے 1 سال میں کوانٹٹی اینڈ ویلیو میں بھی ہماری بڑھی ہے۔ اور اسی وجہ سے اور گورنمنٹ کے بے شمار جو اسٹیپس لیے ہیں، ہم نے کووڈ کے ہونے کے باوجود ہم نے اپنا ایکسپورٹس کو اس فرسٹ کوارٹر میں بھی ہماری تقریباً گارمنٹ کی، ہوم ٹیکسٹائلز کی اور ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی 10 سے 15% بڑھی ہے۔ اینڈ یہ پالیسی کی اگر امپلیمنٹیشن جلد ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ٹارگیٹس ہیں $21 بلین کا اگلے 5 سال میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا، وہ بہت آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ کپاس، شوگر اور گندم کے بعد زراعت کی دیکھ بھال کے لیے پنجاب میں 14 رکنی اعلیٰ ترین کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی کی سربراہی گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سونپی گئی ہے۔ وزیر زراعت پنجاب اور وفاق سے منسٹری آف نیشنل فوڈ کے نمائندے شامل ہوں گے۔ سیکرٹری زراعت وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کو خصوصی طور پر کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ CEO فاطمہ گروپ آف انڈسٹریز فواد مختار بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ ڈائریکٹر فار بردرز جاوید قریشی اور SMU کے ہیڈ فضیل آصف کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کپاس، شوگر اور گندم کے بعد زراعت کی دیکھ بھال کے لیے پنجاب میں 14 رکنی اعلیٰ ترین کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی کے سربراہی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سونپی گئی ہے۔ بات کریں گے ترجمہ سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کی، جو کہ ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت پر گرجے اور برسے۔ بولے کہ FPR کے ٹارگٹ پورے کرنے سے متعلق حکومت نے جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وفاق نے سندھ کے 82 ارب ابھی تک ادا نہیں کیے۔ ان مالی مشکلات کے باوجود ہم ترقیاتی کام کر رہے ہیں، لیکن شہر میں سازشی عناصر نے پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرایا تھا۔ اگر PTI کی حکومت نے کوئی ریکارڈ توڑ کام کیا ہے تو جھوٹ بولنے کا ریکارڈ توڑ کام کیا ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولنے کے علاوہ، غلط بیانی کے علاوہ، پاکستان کے عوام دشمن پالیسیز کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر ریکارڈ قائم نہیں کیا۔ اگر ان کے دعوے درست ہیں کہ ان کے FPR ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے، تو جو وعدہ آپ نے کیا ہے NFC کی مد میں، آپ نے اپنے بجٹ میں جو وعدہ کیا ہے،
आपको वादा पूरा करना चाहिए। आज की तारीख तक 82 अरब रुपए 82 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, जो कि NFC की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को अभी तक मुंतकिल नहीं किया है। 4 नई सड़कें हैं जिसको सिंध हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद उससे काम स्टार्ट किया, उसका काम कंप्लीट किया और आज उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जा चुका है। ये सिंध असेंबली का हल्का नंबर 109 है, जहाँ पर कुछ साजिशी अनासिर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो चुराया था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के दिल में यहाँ के लोगों के लिए मोहब्बत है वो आज भी जिंदा है। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात इख्तिताम पज़ीर हो गईं। उर्स में ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफ़िल समा के बाद ख़त्म शरीफ हुआ। सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने दुआ कराई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मिठन में सुल्तानुल आशिकीन और सराइकी अदब के सबसे बड़े शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 123वें 3 रोज़ा उर्स के आखिरी रोज दरबार फरीद में महफिल समा मुनक्किद हुई। महफिल समा के बाद ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, जिसके बाद सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने इख्तितामी दुआ कराई। हमारे दुखों को कम फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे घरों की नहूस्तों को दूर फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। इख्तितामी दुआ के बाद सजाद नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने ज़ायरीन में तबरुकात तकसीम किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा कहते हैं कि आस्ताने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देते हैं। साज़ी ज़िंदगी जो है वो खिदमत खल्क में गुजारी, गरीबों में बैठ के गुजारी, गरीबों से मोहब्बत करके गुजारी, रवादारी के साथ गुजारी। उन्होंने लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया रखा। सजाद नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। नए तैनात स्वीडिश सफ़ीर हेनरिक पर्सन पाकिस्तान और स्वीडन के माबैन सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं। स्वीडिश सफ़ीर हेनरिक पर्सन क्रिकेट खेल के भी शौकीन निकले हैं। कहते हैं कोरोना वबा कम होने पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ क्रिकेट ग्राउंड्स का दौरा करूँगा। पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर तैनाती बाइसे एज़ाज़ है। Assalamu alaikum. My name is Henrik Persson. I'm the new Swedish ambassador to Pakistan. I have before had the pleasure to serve in exciting countries like Japan, South Korea, Singapore, the US, and Belgium. And now I'm truly honored and looking forward so much to the upcoming years here in Pakistan. Sweden and Pakistan is collaborating in many important areas, and our bilateral relations are excellent. One area which is dear to me is to further see trade and investment develop. We have a strong Swedish business community already in place in Pakistan, and I hope that perhaps the embassy can contribute even further to see this grow, and that trade and investment in both directions will be strong in the years to come. I have indeed tried Pakistani food a number of times, both in very nice restaurants, but I must say the best Pakistani food I've had so far is a home-cooked Pakistani food with new Pakistani friends. I will definitely try to learn more about cricket, and I'm looking forward to visit the stadiums together with Pakistani fans once the COVID-19 is behind. भारत से रिहाई पाने वाले 24 पाकिस्तानी आज वतन वापस आएंगे। पाकिस्तानी आज बरास्ता वाघा बॉर्डर पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत की जेलों से रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी 2 से 4 साल तक भारतीय कैद में रहे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भट्टी बताइएगा, कितने कैदी हैं जो कि पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज वाघा बॉर्डर के जरिए कुल 24 कैदी हैं, जिसमें 4 सिविल कैदी जबकि 20 जो माहिर हैं वहाँ की मुख्तलिफ जेलों में कैद थे वो शामिल आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और 2 से 4 साल की उनको साल की सजा जो की भारतीय जेलों में इन्होंने काटी और अब उसके बाद उनको रिहाई मिली और आज ये पाकिस्तान पहुँचेंगे। जबकि इससे पहले मार्च में भारत ने 8 पाकिस्तानी कैदी जो थे वो पाकिस्तान भेजे थे और अब 9 माह बाद दोबारा ये 24 पाकिस्तानी जो हैं जिनको रिहाई मिली और वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने भी आगाह कर दिया है जो मुतल्लिका हुकाम है उनको कि वाघा बॉर्डर पे कोरोना के बायस जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करते हुए कल वो जब पहुँचेंगे तो उनको तमाम टेस्ट करने के बाद जो है अपने जो प्यारे हैं अपने उनके जो रिसीव करने आए होंगे उनके वहाँ पे उनके हवाले किया जाए। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान के समरात सामने आने लगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह से कम सज़ा और जुर्मानों की अदम अदायगियों वाले पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने अफगान सदर के अहकाम का खैर मकदम किया है। मंसूर अहमद खान का कहना है कि हम इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान के समरात सामने आने लगे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल बर्फबारी से गलियात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो गईं, जबकि बिजली भी गायब है। मकामी अफराद घरों और सयाह होटल्स में महसूर होकर रह गए हैं। एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल बर्फबारी से गलियात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, जबकि मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।